कि प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। प्रियंका का चुनाव लड़ने से इनकार, राज्यसभा भी नहीं जाएंगी प्रियंका गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, आज ही सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। यानी यह साफ हो गया था कि अब वो रायबरेली से तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, कहीं से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में इस बात की संभावना जाहिर की जा रही थी कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़े, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक प्रियंका लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ेंगी। और इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़े हुए। आशीष, आज की बहुत बड़ी खबर, प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। जिस रायबरेली को लेकर चर्चा थी कि सोनिया ने तो छोड़ दिया रायबरेली, तो शायद प्रियंका वहां से चुनाव लड़ जाए, यानी उन अटकलों पर भी विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आशीष। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है कांग्रेस के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिहाज से कि हम जहां चर्चा कर रहे थे, रोहित बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मिसेस गांधी जब वो खुद रायबरेली लोकसभा चुनाव इस बार नहीं लड़ रही हैं और राज्यसभा से अब वो जाएंगी, राजस्थान से उन्होंने नामांकन भरा है। ऐसे में इस बात को तकरीबन तय माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी उनका प्रतिनिधित्व करेंगी रायबरेली में और वहां से चुनाव लड़ेंगी। हमारे टॉप सोर्सेज ने हमें यह संकेत दिया है कि प्रियंका गांधी रायबरेली तो छोड़ दीजिए, कहीं से भी इस दफा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। इससे पहले उन्हें राज्यसभा का प्रस्ताव दिया गया था और राज्यसभा जाने से भी उस प्रस्ताव को भी उन्होंने नकार दिया था, ठुकरा दिया था। ये बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले रोहित, मैं और आप शो में ये बता चुके हैं आपके शो में कि राहुल गांधी भी कीन नहीं है, अमेठी से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। ऐसे में अब तकरीबन तय है कि गांधी परिवार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाएगा और प्रियंका गांधी, जो सबको उम्मीद थी कि रायबरेली से अपनी मां का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, हम फिर से बता दें अपने दर्शकों को, यह तय है कि प्रियंका गांधी न सिर्फ रायबरेली बल्कि लोकसभा चुनाव किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से नहीं लड़ेंगी। बिल्कुल आशीष, यानी एक और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, प्रियंका भी चुनाव लड़ रही है। यानी उत्तर प्रदेश से बड़े लंबे अरसे बाद यह स्थिति बनी है कि गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश नेहरू गांधी परिवार का सियासी गढ़ रहा है। पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक इस परिवार के जितने भी बड़े नाम हैं, उनका सियासी करियर की शुरुआत सबने उत्तर प्रदेश से ही की। यहां की 2 सीट रायबरेली और अमेठी तो नेहरू गांधी परिवार की विरासत के तौर पर देखी जाती है। सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव में गांधी नेहरू परिवार यूपी से पूरी तरह से किनारा कर लेगा? यह बड़ा सवाल है। यह सवाल क्यों है, अब यह भी आप समझ लीजिए। देखिए, सोनिया गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचेंगी। यह खबर आपको सबसे पहले मैंने ही दी थी। सोनिया गांधी ने आज राज्यसभा के लिए राजस्थान से पर्चा भी भर दिया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी वायनाड सीट से तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। कहा जा रहा था कि सोनिया के रायबरेली सीट छोड़ने पर पार्टी वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारेगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन मुझे बताया गया कि जैसे ही सोनिया गांधी को राज्यसभा के रास्ते संसद में भेजने की बात कंफर्म हुई, तो उसके बाद करीबियों की टीम प्रियंका गांधी के पास पहुंची। सबने प्रियंका गांधी से कहा कि उन्हें रायबरेली से चुनाव लड़ने पर हामी भर देनी चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी ने इनकार कर दिया। साफ कह दिया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। सवाल यह है कि अगर राहुल और सोनिया के बाद प्रियंका गांधी भी यूपी से चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो इसका क्या संदेश जाएगा? यूपी में कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। रायबरेली से कांग्रेस के शीर्ष परिवार का कोई सदस्य नहीं आता है, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बोहनी यानी खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रियंका गांधी रायबरेली में कांग्रेस की सांगठनिक कमजोरी को समझ रही हैं और उनको पता है कि चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो अवॉइड कर सकती है वहां से चुनाव लड़ना। देखिए, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इनमें से 4 और बीजेपी ने 1 सीट जीती थी। हालांकि लोकसभा चुनाव का सीन थोड़ा अलग है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यूपी में अमेठी और रायबरेली सिर्फ यही 2 सीट जीत पाई थी।
2014 में अमेठी से राहुल और रायबरेली से सोनिया गांधी को जीत मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी सीट हार गए। सोनिया फिर भी रायबरेली की सीट बचा ले गई। उन्होंने ठीक ठाक मार्जिन से चुनाव जीता था। अब 2024 में अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव नहीं लड़ता है और यह सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाती है तो इसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। रायबरेली सीट का इतिहास ऐसा रहा है कि इसे हमेशा कांग्रेस की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता रहा है। ऐसा क्यों है, इसे अब आंकड़ों के जरिए समझिए। देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। रायबरेली की लोकसभा सीट 66 साल कांग्रेस के पास रही और इनमें से 56 साल यहां से गांधी नेहरू परिवार का सदस्य ही सांसद चुना गया है। 1952 से 1960 के बीच फिरोज गांधी लगातार 2 बार चुनाव जीते। 1967 से 1980 के बीच इंदिरा गांधी लगातार 4 बार चुनाव जीती। अगर इसके बाद की अगर बात करें, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी यह सीट कांग्रेस के पास ही रही। 1996 से 1999 तक ये सीट जरूर बीजेपी के पास रही, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस के पास चली गई। 2004 से अब तक ये सीट सोनिया गांधी के पास है। अभी भी वो यहां से सांसद है। तो ये इतिहास है। 2014 और 2019 की मोदी लहर भी इस सीट पर कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। फिर भी सोनिया ने यह सीट छोड़ दी और प्रियंका लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। यह बात हैरान करने वाली है। देखिए, वैसे जहां तक सोनिया के राज्यसभा जाने की बात है तो वो राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचने वाली गांधी नेहरू परिवार की पहली मेंबर नहीं है। उनसे पहले इंदिरा गांधी भी 1964 से 1967 तक राज्यसभा की सदस्य रह चुकी थी। हालांकि सोनिया ने जब से राज्यसभा का पर्चा भरा, बीजेपी हमलावर है। क्या कहना है बीजेपी का, आपको दिखाते हैं। देखिएगा आज कांग्रेस की क्या हालत होगी। उत्तर प्रदेश से पहले बेटा भागा, अब माँ भाग रही है, दाएं बाएं सुरक्षित स्थान देख रहे हैं। ये कांग्रेस की हालत का एक नमूना है। और अब कांग्रेस पार्टी भी वो चलाएंगे। हमारी पार्टी है, हम निर्णय लेंगे और हमारे लिए गर्व का विषय है कि सोनिया गांधी मेरे राज्य से, राजस्थान से राज्यसभा में सांसद बनेंगी। देखिएगा आज देखिए किस पार्टी का कौन सा नेता राज्यसभा से चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी का कौन सा नेता लोकसभा से, यह सब पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से तय होता है। कांग्रेस के पास भी कोई ना कोई रणनीति जरूर होगी। बहरहाल रुख करते हैं अगली खबर का। यह खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर है। हर जगह जोड़ तोड़ चल रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर समीकरण बिठाए जा रहे हैं। अंदर खाने विरोधी दलों के विधायकों तक सेंधमारी की कोशिश हो रही है। कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो अपनों से ही नाराज चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, जहां राज्यसभा की एक सीट फंस गई है। यह सीट समाजवादी पार्टी के साथियों ने ही फंसाई है और अखिलेश यादव जिस पीडीए का नारा बुलंद करते हैं, उसी नारे पर साथियों ने उन्हें घेरने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि यह पीडीए आखिर है क्या, जिसका जिक्र अखिलेश यादव बार बार करते हैं। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव हर जगह पीडीए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें पी का मतलब पिछड़ा, डी का मतलब दलित और ए का मतलब अल्पसंख्यक है। अगर अखिलेश यादव अपनी पूरी सियासी लड़ाई इसी नारे पर लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब एक ऐसा फैसला किया है जो उनके ही कुछ साथियों को रास नहीं आ रहा है। दरअसल यूपी में राज्यसभा की 10 सीट खाली हो रही है। इसमें से 3 सीट ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी का दावा है। इसके लिए उम्मीदवार भी उतार दिए गए हैं। इनमें से एक हैं जया बच्चन, दूसरे हैं आलोक रंजन और तीसरे हैं रामजी लाल सुमन। तीनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन भी भर दिया है, लेकिन इन प्रत्याशियों को देखकर अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतने वाली पल्लवी पटेल भड़क गई। पल्लवी पटेल वो नेता हैं जिन्होंने कौशांबी की सिराथू सीट से विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ही हरा दिया था। इस लिहाज से वो बड़ी नेता मानी जाती हैं। उनका कद बड़ा भी हुआ इस चुनाव के बाद। चूंकि अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, तो पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के इन प्रत्याशियों में इन्हीं समाज से आने वाले चेहरों को ढूंढने की कोशिश की, जिसमें उन्हें निराशा लगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों में सिर्फ रामजी लाल सुमन ही इकलौते नेता हैं जो दलित समाज से आते हैं। पल्लवी पटेल का सवाल है कि जब नारा पीडीए का है तो प्रत्याशियों के चयन में पिछड़े वर्ग को नजरअंदाज क्यों किया गया। बाबू को टिकट, एक फिल्म अभिनेत्री को 5वीं बार लगातार टिकट, इससे क्या सधेगा?
देखिए, जया बच्चन जी उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिला हैं, लेकिन ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा। ये लड़ाई ज़मीन पे गांव, गरीब, दलित, पिछड़ा समाज की है, अल्पसंख्यक समाज की है। तो उनका प्रतिनिधित्व कहाँ है? आलोक रंजन जी एक सरकारी बाबू, अखिलेश जी के कार्यकाल में उन्होंने त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं होने दिया पिछड़ों का, तो सबसे बड़ा नुकसान कर दिया। और आज हम बाध्य हैं कि जो लोग सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं, आज वो बाध्य हैं कि ऐसे ही लोगों को वोट देकर के आगे बढ़ाएं। तो मैं इसके साथ नहीं हूँ। तो आप राज्यसभा में मतदान नहीं करेंगी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स? जी बिल्कुल मतदान नहीं करूंगी। देखिए, पल्लवी पटेल चाहती हैं कि अगर नारा पीडीए का है तो जमीनी हकीकत भी पीडीए वाली नजर आनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो यह अखिलेश यादव की मंशा पर सवाल है। दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्होंने भले ही रामजीलाल सुमन को प्रत्याशी बनाया, लेकिन जया बच्चन और आलोक रंजन के नाम पर पल्लवी पटेल सहमत नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो ऐसे नेताओं को वोट नहीं देंगी जो पिछड़े, दलित या अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं आते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी अहम में भी है और वहम में भी है। हम पीडीए का नारा दे रहे हैं और मेरी समझ ये कहती है पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज। तो ये जो उम्मीदवार हैं इसमें पीडीए कहाँ है? मदांध लोग बच्चन और रंजन को बना रहे हैं पीडीए। तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं, उनको प्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं, तो इस धोखे में मैं इसमें शामिल नहीं हूं। जब भी कोई नेता अपनों पर इस तरह से सवाल उठाता है तो उसके सियासी भविष्य को लेकर भी अटकलें शुरू हो जाती हैं। पल्लवी पटेल के हाव भाव देखकर भी यही सवाल उठ रहा है, क्या पल्लवी पटेल का समाजवादी पार्टी से मोहभंग हो गया है? हालांकि अखिलेश यादव अभी भी कह रहे हैं कि पीडीए मजबूत है और बीजेपी इससे घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। पार्टी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हाईकमान की तरफ से तय किए जाते हैं, लेकिन पल्लवी पटेल इससे सहमत नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर पल्लवी पटेल अखिलेश यादव की पसंद वाले इन प्रत्याशियों को वोट नहीं करेंगी तो क्या समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट फंस जाएगी? आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि क्या स्थिति बन रही है। देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर दावा ठोक रही है। हर सीट के लिए 37 विधायकों का समर्थन जरूरी है, यानी 3 सीट अगर समाजवादी पार्टी को जीतनी है तो 111 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सपा के अभी सिर्फ 108 विधायक हैं और कांग्रेस के 2 विधायकों को जोड़ दें तो उसके पास विधायकों की संख्या 110 हो जाती है, क्योंकि आरएलडी पहले ही अलग हो चुकी है। इसमें भी सपा के 2 विधायक इरफान अंसारी और रमाकांत यादव जेल में बंद हैं। पल्लवी पटेल ने इन प्रत्याशियों को वोट देने से मना कर दिया है, यानी 3 विधायक और कम हो गए और आंकड़ा हो गया 105, जो जरूरी वोट 6 वोट कम हो रहे हैं, यानी जरूरी वोट से 6 वोट कम है। अब समाजवादी पार्टी के पास रास्ता यह है कि वो बीएसपी के विधायक उमाशंकर सिंह को किसी तरह से अपने साथ ले आए, सुभासपा के कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश करें जो सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे, और आरएलडी के उन विधायकों को अपने साथ जोड़े जो सपा के पुराने नेता हैं और विधानसभा चुनाव के वक्त आरएलडी के सिंबल पर लड़े थे। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी तीसरी सीट को लेकर फंस गई है। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मौजूदा गणित बिल्कुल साफ है। बीजेपी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और समाजवादी पार्टी ने 3 सीट पर दावा ठोका है, लेकिन ताजा सियासी हालात को देखकर बीजेपी अपना 8वां प्रत्याशी भी उतारने की तैयारी कर रही है। क्या माना जाए, भारतीय जनता पार्टी 8वां प्रत्याशी भी लाएगी सामने? नहीं, हम जो संख्या बल है उसके आधार पर उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जैसी परिस्थिति होंगी, राजनीतिक क्षेत्र में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, तो मैं यही कह सकता हूं अभी कल का समय है, देखो क्या हो। अगर बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी उतारा और समाजवादी पार्टी में इसी तरह का विरोध होता रहा तो अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी पार्टी के भीतर अब असहज महसूस करने लगे हैं। उन्होंने भी पीडीए के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा, कहा कि वो पीडीए को जोड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। मजलूम मजदूर की लड़ाई शुरू से लड़ता आ रहा हूं। आज भी मेरी कोशिश है कि इन सबको मैं पार्टी से जोड़ूं। दुख तब होता है जब पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोग ये कह करके कि स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है, उस अभियान की हवा निकालने की कोशिश करते हैं। एक राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका बयान निजी हो जाता है,
और दूसरे भी राष्ट्रीय महासचिव पार्टी में हैं जिनका बयान पार्टी का हो जाता है, अगर भेदभावपूर्ण ये पद है तो हमको इस पर नहीं रहना चाहिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य उखड़े हैं, भले ही वो विधानसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक ऐसे जरूर हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य की लीडरशिप में ही चलते हैं। ऐसे में अगर राज्यसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई बड़ा फैसला लिया तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की तीसरी सीट मुश्किल में फंस जाएगी। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट पर माथापच्ची है, जबकि दिल्ली में लोकसभा सीटों के लिए बंटवारे पर नया संग्राम शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिल्ली से ही बताता हूं। दिल्ली में अब नहीं होगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस दिल्ली की सभी 7 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस हाईकमान ने दिया उम्मीदवार तय करने का निर्देश। केजरीवाल के फैसलों से कांग्रेस लीडरशिप नाराज है। आपने दिल्ली में कांग्रेस को 1 सीट का ऑफर दिया था, कांग्रेस से केजरीवाल से कांग्रेस नाराज। आपने 1 सीट का ऑफर दिया था जिससे कांग्रेस नाराज हुई, और यानी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं होगा। पंजाब में पहले ही मना हो चुका है। तो यह स्थिति, यानी ऐसे में इंडिया गठबंधन से एक और साथी घट जाएगा, जो कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी थी इंडिया गठबंधन का हिस्सा। जैनेंद्र के पास चलते हैं। जैनेंद्र, एक और झटका, दिल्ली में अब नहीं होगा गठबंधन, तस्वीर यानी साफ है। बिल्कुल रोहित जी, जो उच्च सूत्रों से हमें पता चला है उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन अब दिल्ली में भी इंटैक्ट नहीं रहेगा, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो 4-3 के फॉर्मूले पर एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हुआ था, वो जो है बिल्कुल पटरी से उतर चुका है। खासतौर पे कल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि दिल्ली में तो कांग्रेस की हैसियत 1 सीट की भी नहीं है, लेकिन गठबंधन धर्म के मद्देनजर वो 1 सीट का ऑफर जरूर करते हैं कांग्रेस को। ये बात बहुत नागवार गुजरी है कांग्रेस नेतृत्व को, और पहले भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी समय से सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत जो है वो नहीं हो रही थी। और आम आदमी पार्टी के इस ताजा रुख के बाद अब कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना खत्म हो गई है। कांग्रेस 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी पहले ही कर रही थी, आने वाले दिनों में 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि देखिए, राजनीति में संभावना फिर भी बची रहती है। अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई नई पहल की जाती है तो जरूर दिल्ली में गठबंधन को लेकर के कांग्रेस गंभीर तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो रवैया है, ऐसे में कांग्रेस अब ये मानकर बैठी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में गठबंधन करने के मूड में नहीं है, और इसलिए अब कांग्रेस यहां 7 सीटों पर उम्मीदवार चयन करने की, बिल्कुल उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर चुके हैं, चयन की प्रक्रिया। बिल्कुल जैनेंद्र, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपने बताई। आम आदमी पार्टी की दलील है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। एमसीडी के चुनाव में उसका प्रदर्शन निराशाजनक था। ऐसे में आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस दिल्ली की एक भी सीट का हकदार नहीं है, लेकिन गठबंधन धर्म निभाते हुए उसे 1 सीट ऑफर की जा रही है। हमने प्रपोज किया है कि दिल्ली में हम 6 सीट पर लड़ेंगे, डिपेंडिंग ऑन द डाटा प्रीवियस परफॉर्मेंसेस, और कांग्रेस को पूरे सम्मान के साथ हम 1 सीट ऑफर कर रहे हैं। एंड अगर कंक्लूड नहीं होती टॉक्स तो फिर हम इन 6 सीट्स पर अपने कैंडिडेटशिप भी अनाउंस करने की जल्दी विचार करेंगे। देखिए, केजरीवाल भी ये जानते थे कि कांग्रेस को यह प्रस्ताव कबूल नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा प्रस्ताव बनाया। अब सवाल यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। वो भले ही विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव की दलील पेश करे, लेकिन केजरीवाल भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में हालात अलग होते हैं। इसके लिए मैं आपको पिछले लोकसभा चुनाव का उदाहरण भी देता हूं। उस वक्त भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार थी। 2019 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस को 23% और आम आदमी पार्टी को 18% के करीब वोट मिले थे। 7 में से 5 लोकसभा सीट ऐसी थी जिस पर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी, और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसी स्थिति में भी अगर केजरीवाल दिल्ली की 6 सीटों पर अपना दावा ठोक रहे हैं तो एक कांग्रेस के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो कांग्रेस केजरीवाल को अपनी मजबूती भले मान रही हो, लेकिन राज्यों की राजनीति के हिसाब से केजरीवाल ही कांग्रेस के सबसे बड़े सियासी दुश्मन हैं। जिन 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां वो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर ही अपनी पहचान बना पाई है। वो यहां कुछ कहता है, वहां कुछ कहता है। हकीकत कुछ और है, लेकिन दास्तान कुछ और कहता है।
जहाँ तक दिल्ली की बात है तो अगर आप तीनों पार्टियों में देखोगे तो केवल कांग्रेस पार्टी है जो पिछले 3-4 महीनों में सातों की सातों लोकसभा सीट पे अपने कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुकी है। पिछली मर्तबा भी हम लोग चाहे कोई सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन हमने 7 में से 5 सीटों के ऊपर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस और केजरीवाल के बीच शुरुआत ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। शुरुआत से अभी तक सिर्फ दिल्ली में ऐसा राज्य था जहां गठबंधन होने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर। इससे पहले पंजाब में दोनों दलों के रास्ते अलग हो चुके हैं। दोनों पार्टियां 13-13 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं देना चाहती, लेकिन केजरीवाल ने यहां भी भरूच सीट पर प्रत्याशी उतार दिया है। गुजरात की कुछ और सीटों पर मंथन जारी है। इसी तरह गोवा है जहां आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। अरुणाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान किया जा चुका है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द हरियाणा में भी केजरीवाल लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर देंगे विधिवत तौर पर। तो ये देखिए किस तरह की स्थिति है, हम ग्राफिक के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए केजरीवाल का लक्ष्य पहले से तय है। वो देश के कई राज्यों में अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। देश के दूसरे हिस्से में आम आदमी पार्टी भले ही कम सीटों पर लड़े, लेकिन जिस दिल्ली में उसकी सरकार है वहां की 7 में से 6 सीट केजरीवाल अपने पास रखना चाहते हैं। पिछले दिनों तो अरविंद केजरीवाल ने सभी 7 सीटों पर दावेदारी तक ठोक दी थी। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इस बार ठान लिया है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीट हैं। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया, 7 की 7 सीट इस बार आम आदमी पार्टी को देंगे। तो क्या अरविंद केजरीवाल पहले ही गठबंधन तोड़ने का मन बना चुके थे? क्या पंजाब में की तरह दिल्ली में भी अब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, या फिर यह दबाव की राजनीति है जिसके सहारे अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि दोनों दलों को पता है कि अगर दिल्ली में बीजेपी से अलग होकर मुकाबला किया तो रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां से कांग्रेस ने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। तो कमलनाथ खाली हाथ रह गए हैं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से अशोक सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। अशोक सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। वो ग्वालियर के रहने वाले हैं। यादव यानी ओबीसी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि इससे पहले मध्य प्रदेश से राज्यसभा के टिकट पर कमलनाथ का दावा सबसे मजबूत माना जा रहा था। पता चला है कि 6 साल राज्य में बिताने के बाद कमलनाथ राज्यसभा के रास्ते दिल्ली लौटना चाहते थे, केंद्र की सियासत करना चाहते थे। 9 फरवरी को उन्होंने दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी और कल भोपाल में अपने घर पर कांग्रेस के सभी 66 विधायकों को डिनर भी कराया था। इसे राज्यसभा टिकट के लिए कमलनाथ की लॉबिंग के तौर पर देखा गया और यह माना जाने लगा था कि पार्टी उनकी अनदेखी नहीं करेगी। लेकिन अब जब टिकट का ऐलान की बारी आई तो कमलनाथ के ही करीबी माने जाने वाले अशोक सिंह को उम्मीदवार बना दिया गया। सवाल यह है कि कमलनाथ अब करेंगे तो क्या करेंगे? सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका इसका? वो सब जिनकी मन मंशा है। बहुत सारे लोग कांग्रेस से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका इसका? वो सब जिनकी मन मंशा है। कांग्रेस में कमलनाथ को अपना भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा है। अगले विधानसभा चुनाव में वो सीएम पद का चेहरा बनेंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जीतू पटवारी को बिठा दिया गया है। अब बचते हैं उनके बेटे नकुल नाथ, जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं। अब सवाल यह है कि कमलनाथ क्या करेंगे? पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा तेज है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और राज्यसभा ना भेजे जाने के बाद अब इस चर्चा ने और भी ज्यादा तेजी पकड़ ली है।